नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया और मैं हूं पंकज के सिंह। आज बिहार की बात में नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान फिर से पटना से जुड़े हुए हैं। रंजन जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज उनके साथ हम बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उधर दिल्ली में एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज बहस थी, कल भी हुई थी। इधर बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं। कई जो जिंदा लोग हैं उनको बता दिया गया है कि वो मृत हैं। और बिहार के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। एक तो हैरान करने वाली खबर ये है कि पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से करीब 5,000 जो यूपी के रेजिडेंट हैं उनको बिहार के मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ दिया गया है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो आज हम रंजन जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिहार के, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या घालमेल है, क्या इसकी टाइमिंग ठीक थी। इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। अभी जो ताजा स्थिति है वो क्या है और ये किस ओर रुख लेता हुआ दिखाई दे रहा है, रंजन जी। जी देखिए, ये तो चुनाव आयोग का ये सही कदम है। एक तो ऐसे भी मतदाता का पुनरीक्षण होना चाहिए और लंबे समय से ये नहीं हो पाया। जैसे बहुत लोग बिहार छोड़ दिए, पटना छोड़ दिए या बहुत लोग डेथ कर गए, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि उन लोग का मतदाता सूची जब आता है तो उसमें उन लोग का नाम रहता है। तो ये तो अच्छी चीज है ये जो हो रहा है, लेकिन अब इस पे ये भी ध्यान रखना है कि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। गलत इन द सेंस ये है कि अब जो आ रही है बात कि मतलब एक ही ये जो है ये जो बगल के स्टेट है यूपी के लोगों का नाम यहाँ जुड़ गया है, या फिर बहुत लोग है कि जो रहते हुए ये नाम उनका कट गया है, या फिर वो तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है और इसको गंभीरता से देखना चाहिए। और यही कारण है कि अभी बिहार में 64,000 लोगों ने आवेदन दिया है कि वो सुधार के लिए। तो ये तो देखना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि भाई आप मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, कोई गलत ये लोगों का जो वैध है, जो वोटर है, जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका नाम ना कटे और बाहरी लोगों का नाम ना कटे जो दूसरे स्टेट के भी हैं। तो ऐसी कई शिकायतें आ भी रही है। दूसरी बात यह है कि अगर जो भी विपक्ष के जो लीडर हैं, तमाम लीडर या फिर जो आम पब्लिक है जो अगर शिकायत कर रहे हैं, तो उनकी शिकायतों को भी निर्वाचन आयोग को गंभीरता से लेनी चाहिए। अभी हाल में देखा गया है, 2-3 दिन पहले की बात है कि जब उन पे आरोप लगा तो उनका वेबसाइट बंद हो गया 2 दिन। अब ये सब भी क्या मामला है? अगर कोई डिमांड कर रहा है कि भाई हमको आप उपलब्ध कराइए पीडीएफ फॉर्म में, जो जो फॉर्मेट होता है उसमें आप दीजिए मतदाता सूची, तो देना चाहिए चुनाव आयोग को। भाई इसमें कौन सी बात है? आखिर लोगों को जानने का अधिकार है, तो फिर आप उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को भी डॉक में खड़ा होना पड़ जा रहा है, लेकिन ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। मतदाता पुनरीक्षण होना चाहिए। तो ये समय समय पे जरूरी ही होता है कि भाई जो लोग छोड़ गए क्यों नाम रहेगा उनका? अगर वो लोग नहीं है, डेथ कर हाँ, गए, फिर क्यों नाम रहेगा? लेकिन अब उसके नाम पे, उसके आड़ में ये नहीं होना चाहिए कि किसी का जेन्युइन आदमी का नाम कट जाए। जी पंकज निश्चित जी। तौर पे इसके टाइमिंग को लेकर के एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इतना जल्दबाजी में चुनाव आयोग ने फैसला लिया और चुनाव के बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे बिल्कुल। में बहुत सारी गड़बड़ियां होने की आशंका थी और हो रही हैं। लेकिन विपक्षी दलों का ये आरोप है और वो ऐसा सोचते हैं। और कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो ये बता रहे थे कि देखिए ये सब इसलिए किया जा रहा है, फर्जी वोटों को जोड़ा जा रहा है। वो इसलिए जोड़ा जा रहा है कि वो भाजपा मुख्यालय से उन सब चीजों को, उन वोटों को, फर्जी मत को वो मैनेज कर पाए। और जिस तरीके से महाराष्ट्र और तमाम जगहों पे सरकार बनी है उस तरीके से बिहार में बनाने की एक साजिश हो रही है। तो इसको बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं? क्या ये विपक्ष का ऐसे ही आरोप है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? नहीं, हम इसमें ये सही बात आपने कहा ये पंकज जी, और ये सही है। ये मैं थोड़ा भूल भी गया था
ये कोई समय नहीं है मतदाता पुनरीक्षण का काम करने का। सच पूछा जाए तो अब बिहार विधानसभा चुनाव में महज ये 3 माह बच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बिहार के आधे जिले जो बाढ़ प्रभावित रहते हैं, पूरे जगह अभी देखिए बाढ़ का पूरा वो तमाम कोसी का बेल्ट ले लीजिए या फिर अदर जो भी है, तो इसमें आधे जिले तो पूरे जो है ये बाढ़ प्रभावित। वैसे में आप कैसे इतने जो कम समय में कैसे मतदाता पुनरीक्षण काम करेंगे? आपको ये करना ही था, अगर निर्वाचन आयोग को ये करना ही था, तो वो पहले से भी शुरू कर सकते थे। भाई कौन-सी बाध्यता थी इसमें? जब लोकसभा चुनाव के बाद आप तुरंत शुरू कर देते हैं। हम अभी से ही शुरू करेंगे तो लोगों को टाइम भी मिलता। अब इधर बताइए लोग ये बाढ़ में डूबे हैं, लोग अपने जानवर को बचाएँगे, खुद को बचेंगे कि वो अपने वो ये नाम जुड़वाने और कटवाने में रहेंगे। दूसरी बात ये है कि अब चुनाव नज़दीक आने वाला है तब आप शुरू किए। ये तो कहीं न कहीं ये साफ ज़ाहिर कर रहा है कि कहीं न कहीं आप बीजेपी के वो इससे कहीं गाइड हो रहे हैं। अगर नहीं होता और सही में जो अभी सवाल अभी राहुल गांधी जी ने जो उठाया है कि महाराष्ट्र वो चुनाव को लेकर कि भाई एक ही कमरे में ये 80-80 वोटर के ये एड्रेस है, तो ये सब क्या है? तो ये बात सही है कि कहीं न कहीं इसमें कहीं बीजेपी का कोई ये है कि जब आप चुनाव नज़दीक विधानसभा का चुनाव, तो आप शुरू कर रहे हैं कि ये पुनरीक्षण आपको करना था लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद आप शुरू कर देते तो लोगों के पास काफ़ी ये रहता मौका भी था और टाइम भी रहता और सब कुछ और वो ये हो सकता था। अभी तो जो स्थिति है पूरे बाढ़ की स्थिति है पूरी जगह पे। मतलब बिहार के आधा से अधिक जिले ये बाढ़ में डूबे हुए हैं। तो कैसे आप इतने जो कम समय में कर पाएंगे पूरी तरह काम? ये तो कहीं न कहीं ये है मतदाता ये निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है वो ये संदिग्ध के रूप में ये देखी जा रही है इसमें। हाँ, अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट भी हुआ और घेराव भी करने विपक्षी दल के महागठबंधन के लोग जा रहे थे, तो तमाम तरह की चीजें देशवासियों ने देखा और चुनाव आयोग किस तरीके से डरा हुआ है ये भी देखा। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लिहाजा उनको निष्पक्ष होना चाहिए, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने बिहार में देखा कि तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर आई कार्ड पे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि ये इस तरीके से हुआ। वहां हमने देखा अभी पिछले दिनों की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, उनके भी 2-2 जगहों पे नाम है मतदाता सूची में। तो ये क्या लगता है कि इन्होंने भी वैसे ही गड़बड़ी इन्होंने जानबूझ के कराया या चुनाव आयोग की गड़बड़ी है या इन्होंने खुद से नाम जुड़वाया? आपको क्या लगता है? अब देखिए अब सीधा-सी बात है, ये सही बात है, ऐसे बहुत लोग हैं बिहार में, जिनका कि 2-2 जगह पे है। कुछ लोग हैं बिहार के बाहर भी रह रहे हैं, तो वहाँ भी उनका है और बिहार में भी है। तो अगर आप रियल में आप निर्वाचन आयोग अगर ये कर रहा है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम हो रहा है, तो फिर उन लोगों का नाम कैसे नहीं हटा? यहाँ तो सवाल ये उठ रहा है जब आप इसका मतलब कि आप ये चूंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कम समय में जो लिया गया निर्णय है, अगर ये पहले से होता तो इसको आप ये थॉरो रूप से इसका ये मॉनिटरिंग आप कर सकते थे। लेकिन आप इतने कम समय में ये कर रहे हैं तो जिसके वजह से नतीजा ये आ रहा है कि भाई आप कहाँ तक हट पाया? मान लीजिए विजय सिन्हा हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर अदर और भी लोगों का नाम होगा। मैं ये जो मैं भी जानता हूँ बहुत लोगों को व्यक्तिगत रूप से कि उनका भी नाम है। लेकिन फिर ये जो हटा नहीं उसका, तो क्या मामला है? ये तो कहीं न कहीं ये कम समय में लिया गया ये निर्णय है जो कि ये निर्वाचन आयोग पे सवाल खड़ा हो रहा है। ये अच्छा, रंजन जी ये समझना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों से जितना इन दिनों ये बहस हो रही है चारों तरफ, तो क्या एनडीए की बिहार की सरकार बैकफुट पे है? कहीं ना कहीं ऐसा आपको दिखाई दे रहा है? देखिए अभी अभी इन मुद्दों को लेकर बैकफुट पे नहीं कहा जा सकता है। ये लेकिन ये ज़रूर इतना कह सकते हैं कि ये जो लिया गया है कहीं न कहीं ये बीजेपी का रोल है इसमें और वो चाह रहा है कि इस तरह से जो विपक्षी पार्टियों के जो मतदाता हैं उनका नाम इसमें काटा जाए और वो ताकि आसानी से वो आराम से अगर हर विधानसभा में अगर मान लीजिए कि 5000 का वोट का भी अंतर होता है तो बहुत बड़ा ये रखता है बिहार के ये चुनाव को लेकर। ये तो लोकसभा चुनाव है नहीं कि आपका इसमें जो मार्जिन है बहुत वो चाहिए।
तो ये महज जो परिणाम आता है वो 2000 से 5000 के बीच का ही आता है परिणाम। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो इस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं और वो सीधा एजेंडा है कि जैसे महाराष्ट्र में हो या फिर हरियाणा का लिया जाए उदाहरण, तो उस की तरह यहाँ भी तैयारी से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो बीजेपी का यहाँ तो रोल। बिहार जैसे स्टेट में जहां लोग कहते हैं पॉलिटिकली बहुत जागरूक हैं, उस स्टेट में ऐसा कर पाना कितना मुश्किल और कितना आसान है, ये भी समझेंगे। और साथ ही विपक्षी दलों का ये आरोप है कि 65 लाख वोटों को जो काटा गया, उसमें तकरीबन 22 लाख लोग हैं जो मुस्लिम और यादव समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो क्या ये न कहा जाए कि सीधे सीधे तौर पे ये महागठबंधन का वोट है जिसको काट दिया गया है, ऐसा आरोप है? बिल्कुल, एकदम सही है और जो भी लोगों का नाम हट रहा है, वो सही बात है, वो सीमांचल वाले इलाके में जो मुसलमान हैं और हालाँकि अब बीजेपी का इसमें एक अलग तर्क है, जैसे कि अभी अभी हाल ही में अमित शाह जी का भी भाषण था, यहाँ आए थे सीतामढ़ी में। वो कि मैं घुसपैठियों को भाई कैसे अभी आप ये कह रहे हैं, ये आपको पहले इसका मतलब ये है कि सीमांचल वाले इलाके में बिहार का जो सीमांचल इलाका है, वहाँ पे ऑब्वियसली जो है मुसलमानों का और कुछ यादवों का, कुछ दलित का भी वोट का नाम उसमें ये करें तो ये देखिए अब ये ठीक है कि बिहार के लोग पॉलिटिकल रूप से बहुत जागरूक हैं, लेकिन जब उनको वोट ही नहीं दिया जाएगा, जब उनका नाम ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या मतलब है जागरूकता का? लोग जागरूक हैं तो भाई उसका ये है, लेकिन अब अगर किसी एक पक्ष का नाम ही हटा दिया जाए तो फिर तो वो तो वोट देने से ही वंचित रह जाएगा, तो सरकार को एक तरफा उसका ये लाभ मिलेगा। तो इसलिए इसमें तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा उठ रहा है निर्वाचन आयोग पे, जो कि निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए इस पे। ये कोई सही समय, उपयुक्त समय नहीं है मतदाता पुनरीक्षण का काम करने का। बिल्कुल अगर करना ही था तो ये 1 साल 6 महीना पहले से ये काम शुरू कर दे तो लोगों को बहुत मौका मिलता। ये कोई समय नहीं है, इसमें कहीं न कहीं साजिश है, जो लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं, विपक्षी पार्टी का डिमांड है, वो भी को देखना चाहिए। सही बात है कि भाई इस समय वो करने से लोगों का नुकसान तो होगा ही होगा। हुँ। एक चीज और समझना चाहते हैं आपसे कि अभी मैंने देखा पिछले दिनों की बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं और उनको ये आशंका है या ऐसा लग रहा है कि टिकट उनको नहीं मिलने जा हुँ, रहा है। तो वो हुँ, भाग-दौड़ इधर से उधर कर रहे हैं, तमाम अलग-अलग पार्टियों में वो जुगाड़ लगाने में लगे हुए हैं। एक ऐसी हुँ, खबर मिली कि एक भाजपा के विधायक हैं जो तेजस्वी से मिलना चाहते थे, रात को उनके घर गए, लेकिन वो हुँ, तेजस्वी ने मिलने से मना कर दिया। तो हुँ। पटना में जो सरगर्मी है और जो माहौल है अभी, वो आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है और क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या भाजपा या एनडीए में और भगदड़ मचने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। अ, चुनाव के समय हर चुनाव में या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसमें सभी पार्टियों में, ना कि सिर्फ सत्ताधारी में, विपक्ष में भी, लोग अपने क्षेत्र के समीकरण के हिसाब से, वो अपने हिसाब से लोगों को वो उसमें जो है जहाँ एडजस्ट होना चाहते हैं ताकि चुनाव जीतना है, उसमें किसी का कोई नैतिक या सिद्धांतिक मूल्य नहीं रहता है। वो सिर्फ अपने चुनाव जीतने के लिए ही वो वो ये दल-बदल को अपना प्राथमिकता देते हैं। ऐसी बात नहीं, वो बीजेपी में भी है, जदयू में भी है, आरजेडी में भी है, कांग्रेस में भी है। वो तो अभी अभी तो अगस्त का फर्स्ट वीक मतलब सेकंड वीक हो रहा है। आप देखेंगे अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में तमाम जो पार्टियों में वो भगदड़ की स्थिति रहेगी। ऐसी बात नहीं है, वो अपने क्षेत्र के हिसाब से देखना चाहते हैं कि इससे कितना लोग का नाम कट रहा है। देखिए अब इसका भी है कि मतदाता सूची के हिसाब से भी लोग देखेंगे कि क्या भाई वहाँ से वो हुँ। कट रहा है तो चलो हम इसको छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में जाएँगे तो हम आराम से वहाँ से जीत जाएँगे। तो ये तो अभी सिलसिला अभी चलेगा। और रह गई बात कि तेजस्वी यादव नहीं मिल पाए हों, ये भी है, वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में होंगे कि भाई कि हुँ। पहले हम देखें कि मेरा जो अपना जो कैडर है, जो अपने लोग हैं पार्टी के, मैं उनको कहाँ एडजस्ट करूँ कि तब
तब किसी और जो दल से लोग आए हैं तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना। तो इसलिए अभी वेट एंड वॉच में सभी पार्टियां हैं, और उन पार्टियों का देखिएगा आप कि सितंबर के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक ये सिलसिला अभी चलेगा, और वो और थोड़ा तेज होगा अभी। अच्छा, अभी राहुल गांधी जी की यात्रा होने वाली है बिहार के अंदर। आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि 2024 से पहले इनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, जिसमें बिहार में भी वो आए थे। लगभग मेरे ख्याल में 6 लोकसभा क्षेत्रों से उनकी यात्रा गुजरी थी। उसमें 5 लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे वो जीत गए थे। तो इस बार क्या लगता है कि उनकी जो यात्रा होने वाली है 17 तारीख से, वो बताया जा रहा है कि लगभग 50 विधानसभाओं से होके गुजरने वाली है। तो उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्या कांग्रेस फिर से जीवंत हो रही है बिहार के अंदर? देखिए, एक चीज तो सीधी बात है कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं, बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, और अभी जो तमाम जो पार्टियों का, चाहे वो सत्ता पक्ष में एनडीए हो या फिर महागठबंधन है, उसमें अभी अगर सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस, ये मुझे नहीं लगता है, मैं जहां तक ये कह सकता हूँ, या फिर मुझे जहां तक याद है कि लगभग 25 साल से मैं कांग्रेस बीट को ही कवर करता रहा हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि कांग्रेस इस तरह से किसी चुनाव में बहुत एक्टिव रोल में है। खासकर बिहार कांग्रेस के नेता तो हैं ही, दूसरे एआईसीसी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली के तमाम लीडर, मतलब कोई ना कोई पर डे यहाँ पे ये विजिट कर रहे हैं। और उसके बिहार प्रभारी जो कृष्णा लावरू हैं, वो तो मुझे लगता है कि महीने के 20 दिन तो यहीं रह रहे हैं, पटना में ही। तो अभी सबसे एक्टिव मूड कांग्रेस है। निश्चित तौर पे जो राहुल गांधी का जो होने वाला है अभी, जो वो अपना ये विधानसभा चुनाव को लेकर जो करने वाले हैं यात्रा, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश तो आएगा ही, और उससे लोगों में एक नई उत्साह तो होगी। अब चुनाव में क्या रिजल्ट आता है, उनका वोटर कितना मोटिवेट हो पाता है उनसे, वो तो देखना पड़ेगा चुनाव में, लेकिन इससे कुछ ना कुछ सफलता मिलने की उम्मीद है। अब चलते चलते आखिर में एक और सवाल आपसे कर लूं। अभी बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह जेल से रिहा हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं जेडीयू का उम्मीदवार होऊंगा। तो क्या नीतीश कुमार से शायद उनकी मुलाकात भी हुई थी, तो क्या नीतीश कुमार जी का मुहर लग गया है उनके ऊपर, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? या जो और बाहुबली हैं उनकी स्थिति बिहार में क्या है, ये जरा हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, अनंत सिंह तो जेल से निकले हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई, उसका फिर अशोक चौधरी भी जो नीतीश के खास मंत्री हैं वो भी गए थे कल मिलने, उनके घर पे मिले हैं। और अनंत सिंह अगर बोले हैं, मतलब अगर क्या बोले ही हैं, ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि भाई जदयू के टिकट पे लड़ेंगे, इसका मतलब है कि जदयू से उनको ग्रीन सिग्नल है, और नीतीश से मुलाकात भी हो गई, तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि वो जदयू के ही कैंडिडेट होंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। अगर अनंत सिंह वहां से लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे या फिर जदयू से भी लड़ेंगे, तो उनकी जीत है, इसलिए उनका अपना एक अलग प्रभाव है क्षेत्र में। वो किसी पार्टी से नहीं है, वो पार्टी, वो उनका व्यक्तिगत प्रभाव है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट भी जीतते रहे और जेल में रह के भी जीते हैं। जो पिछली दफा तो जेल में रहते हुए ही वो इंडिपेंडेंट भी जीत गए थे, तो इनका एक अपना प्रभाव है। दूसरी बात रह गई कि बिहार में और तमाम बाहुबलियों का, तो अब इक्का दुक्का, वो चुनाव का वो 90 का दौर अब नहीं रह गया बिहार में कि जो बाहुबली के नाम पे लोग जीत के आते, इतना आसान नहीं होता है। अब थोड़ी सी परिस्थिति बदल गई है, तो अब ठीक है, अब बात तो हर जगह होता है, आनंद सिंह हो या आनंद मोहन हो या पप्पू यादव हो, इस तरह के लोग हैं, सुनील पांडे हो, शाहबाद में, आरा क्षेत्र में हो, ये सब वो एक अलग चीज है, लेकिन उनका कोई उस तरह से बाहुबली के रोल पे चुनाव जीतना बहुत टफ है। उनको किसी न किसी पार्टी से जो भी है, लेकिन एक अनंत सिंह एक अपवाद के रूप में हम उनको मानते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत भी रहा है। बाहुबली के अलावा वो सोशल
जो जो उनका एक्टिव रहता है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लोगों को किसी पार्टी से उठ के भी वो काफ़ी हद तक मदद करते हैं वहाँ। इसलिए वो चुनाव इंडिपेंडेंट भी जीते हैं और ख़ैर अब तो उनको जदयू का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, क्योंकि वो खुद ही बोले हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात, अशोक चौधरी से मुलाकात ये साफ ज़ाहिर करता है कि वो जदयू के टिकट पे वो आएँगे। और ये दूसरी बात है पप्पू यादव का वो सीमांचल वाले एरिया में है, तो वहाँ से वो इंडिपेंडेंट अभी तो जीते भी हैं, सांसद हैं, दूसरा अभी कांग्रेस में एक्टिव भी हैं और जहाँ तक सुना जा रहा है कि वो कुछ कांग्रेस से डिमांड किए हैं सीमांचल के ये क्षेत्र में कि 18 सीट मुझे दिया जाए, मैं वहाँ से करूँगा, वहाँ से ये जो लीड करूँगा और मैं आपको तो ये रिजल्ट भी दूँगा। एक उनका एक अलग प्रभाव है। दूसरा आनंद मोहन है, तो आनंद मोहन की वाइफ है ही और ये बेटा उनका है, तो उस हिसाब से अभी सुनील पांडे का कुछ उस तरह से नहीं दिख पा रहा है। हाँ, ये खबर ये भी मिली थी कि आनंद मोहन जी की भी मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार जी से और शायद वो चाहते हैं कि उनके और जो बेटी और जो लड़के हैं वो उनको भी लड़वाया जाए, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इसमें कितनी आपको देखिए मुझे नहीं लगता है अभी इसमें बहुत सच्चाई नहीं है, ये ठीक है, चर्चा में है, चर्चा का बाजार है, लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें ये नहीं और नीतीश कुमार इतना भी ये नहीं ये करते हैं कि आप आइए और आप वो सबको एडजस्ट कर लें पूरे फैमिली को, इस तरह का नीतीश कुमार का नेचर भी नहीं रहा है। ठीक है, आप हैं, आपका है तो बहुत ज़्यादा सम्मान के रूप में एक सीट का कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आप आइए बेटी, दामाद और ये पत्नी उस तरह से वो एडजस्ट कर लें, उतना हमको नहीं लगता इसलिए कि उनका और भी अपना जो पार्टी के लोग हैं उस क्षेत्र के जो है जो लगे हुए लंबे समय से, तो उन सबको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को नहीं ले लेंगे जैसा कि मुझे लगता है। तो अभी ये तो चर्चा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें तो यहाँ भी जानकारी मिली थी कि वशिष्ठ नारायण सिंह भी गए थे, जो इनके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे और राज्यसभा के कई बार सदस्य रहे। वो भी अपने परिवार के सदस्य के लिए टिकट मांगने गए थे, तो शायद उनको मना कर दिया गया कि आप इस तरीके की बातें न करें। तो खैर नीतीश कुमार का अपना एक अलग छवि रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले एपिसोड में आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। रंजन जी, आपसे जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी, नमस्कार, धन्यवाद।